तो इस सत्र का इस सेशन का नाम है हंसी खुशी और मुझे बहुत खामोशी सामने महसूस हो रही है। तो एक बार पहले जोरदार तालियां हो जाएं सुरेंद्र जी के लिए और अशोक जी के लिए। दार्शनिक कहते हैं कि जो संतुष्टि है सफलता वही है। हम लोग पैसे और दूसरी चीजों को जो है सफलता मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और संतुष्टि के सबसे नजदीक प्रसन्नता, खुशी नजर आती है। वो खिलखिलाहट सबसे नजदीक है। और ये वो शख्सियत जो हमारे बीच में है, जो कई दशकों से ये कार्य करते आ रहे हैं, आपको खुश करते आ रहे हैं, अपनी लेखनी से आपको प्रसन्न करते आ रहे हैं। शुरुआत सुरेंद्र सर आपसे ही करेंगे हम। एक लंबा अनुभव आपका, एक कई दशकों से आप ये कार्य करते आ रहे हैं। गम का माहौल भी भीतर होता है, दर्द भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप प्रस्तुति आपकी बदलती नहीं है। वो जो लोगों के बीच में पहुंचना चाहिए वो बात पहुंचती है। ये कैसे हो पाता है? मैं अपना ट्रेड सीक्रेट आपको क्यों बुलाऊं जब मैं आपका ट्रेड सीक्रेट नहीं पूछ रहा हूं। लेकिन बहुत सारे लोग सर जो आपको देखना चाह रहे हैं, मतलब इतने समय से देख रहे हैं, वो आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। उनको कुछ तो आपको नहीं लगता कि कुछ देना चाहिए आपको? तो मेरे जैसा बनना होगा तो इनको सबको अपनी उम्र 80 साल की करनी होगी। ताली बजा दो, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी ये युद्ध देख कर निकले ना, तो हम युद्ध तो करते नहीं, हम तो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। और कभी भी मुल्क, एक ने कहा है, पानी की मदद तो तुम्हें लेनी होगी, खून से खून नहीं जाता धोया। प्यार मोहब्बत से मुल्क चलता है, ना कि नफरतों से चलता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अशोक सर, नीरज जी लिखते हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। आप भी अपनी पंक्तियों से, अपनी रचनाओं से यही कार्य करते चले आ रहे हैं। क्या आप भी यही कहेंगे? आपने एक बहुत पवित्र नाम लिया नीरज जी का, और आपके कार्यक्रम का नाम है हंसी खुशी। हंसी खुशी। उनका मैं भी सुना देता हूँ एक, अगर आप चाहें तो। बिल्कुल सर। और उस अंदाज में ही सुनाता हूँ आपको जैसे नीरज जी सुनाया करते थे। वो कहते हैं कि खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार की खोज में जो चला जो, न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। तो दोस्त, खुशी की खोज में जो जाता है वो धन लेके आता है, हंसी की खोज में जो जाता है वो चमन लेके आता है। लेकिन आजकल ये हो गया है कि जो खुशी की खोज में जाता है वो चमन लेके आता है, और हंसी की खोज में जो जाता है वो धन लेके आता है। क्योंकि हंसी सबसे मूल्यवान है, मुश्किल से आती है। हंसी का कारोबार बहुत फैल गया है। वो रचना आपकी जो है कुछ पंक्तियां हैं कि ये घर है खुशी का घर, पर्दे हटा के देखो, गम है हंसी के अंदर, हंसी के अंदर, ये घर है दर्द का घर, दर्द का घर। ये घर है दर्द का घर, पर्दे हटा के देखो, गम है हंसी के अंदर, पर्दे हटा के देखो। तो हम तो दोस्तों वक्त के बोर्ड के लोग हैं, किसी वक्फ के बोर्ड के या किसी भी धार्मिक स्थान के नहीं हैं। हम तो मार्मिक स्थान के हैं, जहाँ मर्म है, देश के प्रति प्रेम है। और इस तरह का, जैसा बड़े संकेतों में सुरेंद्र जी ने कहा कि हम लड़ाई वाले नहीं हैं, हम तो प्रेम वाले हैं। हमारा सारा गणित प्रेम पे आधारित है। मेरी पंक्तियां हैं कि एक और एक दो होता है सामान्य नर नारियों के लिए, एक और एक तीन होता है व्यापारियों के लिए, एक और एक 11 होता है सिद्ध हस्तों के लिए, लेकिन एक और एक, सिर्फ एक होता है इश्क परस्तों के लिए। बहुत सुंदर। तो हमारी तो इश्क परस्तों वाली टेक है कि हर प्रश्न का उत्तर एक है, वो है हंसी और प्रेम, इन दोनों का गठबंधन।
देखिए, कई बार ऐसी बात होती है बहुत भारी सी, और भारी बातें देखते हैं और हम उनके प्रति आभारी नहीं हो पाते, हम उसको हल्का करना चाहते हैं। तो उस समय सुरेंद्र जी काम में आते हैं। सुरेंद्र जी कोई सीधी बात तो करते नहीं है, आज तक जिंदगी में नहीं करी। जब करेंगे उल्टी बात करेंगे, यानी कोई आदमी सद्भाव में कोई बात पूछ रहा है तो उससे भी कहेंगे क्यों, हमारे राजीव से ही अभी पूछ लिया इन्होंने। तो सुरेंद्र जी पिछले 60 साल से, और मैं भी लगभग इतने ही समय से कवि सम्मेलन के मंच पर हूं, तो एक तेवर जो जनता का होता है वो कवियों को बहुत जल्दी पता लगता है। अगर कवि निरपेक्ष ढंग से जनता के बीच में जाएं, अपनी कविताएं सुनाएं और तालियों की गणना करें, तो आपको पता लग जाएगा कि बैलेट में कितने वोट गिरने वाले, किसके लिए गिरने वाले। तो तापमान कवि जानते हैं और बदल भी सकते हैं, हंसी हंसी, बिना किसी खरोंच के, बिना किसी आक्रामक रवैये के। सुरेंद्र सर, आप आजकल काफ़ी चर्चा में, सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो हर तरफ चल रहे हैं और बहुत सारे लोग आपसे प्रेरित भी हैं और आपका उदाहरण दे रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे अब जिम, क्योंकि आपने कह दिया भाई घोड़ा इतना दौड़ता है और कुछ साल जीवित रहता है और अजगर पड़ा रहता है, हजारों साल जीवित रहता है। क्या मजाक कर रहे थे तब? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ आप सबसे कि संदेश देने वालों से बच कर रहें। मैं क्या संदेश दे रहा हूँ जरूरी नहीं कि उसका पालन करें। ये मुल्क संदेश देने वालों से ही बर्बाद हुआ है। अगर हम संदेश देने वालों से बचते तो अपनी सोच पैदा करते। हमने हमारी सोच ख़त्म कर दी और उन संदेश वालों के ऊपर हम चलने लग गए। तो संदेश वालों पर कभी भी ज़िंदगी में मत चलो, अपने दिमाग से काम लो, ताकि आप भी कुछ करें ज़िंदगी के अंदर, तो बेहतर ढंग से होगा। सर, वसीम साहब का एक शेर याद आ गया कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। तो यहाँ कर सर, इतना ये जो आपका इतना लंबा अनुभव है, आपको क्या लगता है किधर जाना चाहिए आदमी को? फिर संदेश अगर वो ना माने तो क्या माने? कहीं भी जाए आदमी, एक हमारे घनश्याम अग्रवाल की पंक्ति है, पाकिस्तान के 100 मरे, हमारे 200 मरे, लेकिन कविता 300 लाशों की बात करती है, ना कि 100 और ना 200 को। इंसानियत जिंदा रहे, चाहे किसी भी तरह से जिंदा रहे। भारत और पाकिस्तान में लड़ाई नहीं हो, मैं तो कहता हूँ जा कर के बात करो वहाँ पर उनके हुक्मरानों से। मोदी जी जाएं कि आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं, तू अपने मुल्क की बेरोज़गारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। यार, गोलियों का खर्चा रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश के लोग संपन्न हो जाए। मैं तो चाहता हूँ 25 में ऐसा दिन आए। सर, जो आपकी जो तकरार रही है पत्नी के साथ वो बड़ी चर्चित रही है, लेकिन आजकल आप थोड़ा सख्त बोलने लगे हैं। मेरी पत्नी की तकरार जो है उसमें तू क्यों दिलचस्पी ले रहा है? जिसमें मेरी दिलचस्पी ख़त्म हो गई उसमें तुम काहे को ले रहे हो? ये भारी ताकतें ही घर को तोड़वाती रहती हैं। देखिए, ये है हास्य का कमाल। मैं जानता हूँ अंदर की बात। देखिए, ये कोई हंसाने के लिए हम लोग नहीं बैठे हुए हैं, हम तो गंभीर बात करने के लिए बैठे हुए हैं। सच्चाई ये है कि हमारी भाभी को अस्पताल जाना है और ये लेके जाते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि मेरी दिलचस्पी उसमें ख़त्म हो गई है। हमारी भाभी में हमारे सारे कवि समाज की दिलचस्पी है कि वो जैसे कल क्यों नहीं ठीक हो जाती, आज ही क्यों नहीं ठीक हो जाती, वो गंभीर रोग से ग्रस्त है। तो ये दूसरा आ गया मेरी पत्नी में दिलचस्पी रखने वाला। ठीक है, ये मेरे भाभी एक एक आदमी कूदता जा रहा है, मैं कुछ बात भी नहीं कर रहा। लुगाई मेरी, मैं बात करूँ नहीं करूँ, मैंने कभी पूछा? तो दोस्तों, सवाल वही है कि कवि भी समाज का ही प्राणी है और इस समाज में रहते हुए अपने दुख दर्द को, दुख तकलीफ को शेयर करता है। तो यहाँ हम शेयर करने बैठे हुए हैं और ये जानते हैं कि कवियों में, अभी आपको बताऊं, एक कवि सम्मेलन समिति बनी है बहुत अरसे के बाद।
जिसमें कवियों को भी एक मंच पर आने का मौका मिलता है। और वहाँ पर ये नहीं है कि वो किस विचारधारा का है, सब विचारधारा के लोग बैठते हैं, कोई युद्ध नहीं करता, कोई आमने सामने की टकराहट नहीं होती, कोई टीआरपी नहीं होती वहाँ पे। इसलिए आत्मीयता से अपने अपने तर्क रखने का मौका मिलता है। तो कविता मौका देती है, मौका लेती है, ढोल नगाड़े बजते हैं तब कवि आते हैं और बड़ा संकोच होता है। 60 साल हो गए मुझे भी कवि सम्मेलनों में जाते हुए, लेकिन ऐसे इतने तेज नगाड़ों के बीच में आने का ये मेरा पहला अनुभव है जो आज तक में हमें मिला है। ये हमने आपके लिए विशेष करवाया था सर, आप दोनों के लिए। नगाड़ों के बीच में एक बार ब्याह करने गया था, उस गम को याद दिला दिया आपने मुझे। बताइए, हद हो गई। मुझे क्या मालूम था यहाँ पर आप मेरे साथ ये हादसा करोगे। वो हादसा तो अभी निपटा नहीं, दूसरा और शुरू कर दिया मेरी जान को आपने। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हंसना बहुत ज़रूरी है, खूब हंसो। बस एक बात देखते रहो, किसी के आंसुओं की कीमत पर तो तुमने हंसी हासिल नहीं की है। जिंदगी में खूब ऊपर चढ़ो, तरक्की के आसमान छू लो, बस ये देखते रहना कि तुम्हारे पाँव ने ज़मीन तो नहीं छोड़ी है। ज़मीन से जुड़े रहकर हम तरक्की करेंगे तो स्थायी रहेगी, वरना हमें आकाश की ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो हास्य का एक चपरासी हूँ, हास्य का बादशाह नहीं हूँ, क्योंकि बादशाह होने के बाद तरक्की खत्म हो जाती है, चपरासी होने के बाद तरक्की शुरू होती है। ये तो आपकी मानता है सर। अशोक सर, पूर्व प्रधानमंत्री सामने सुन रहे थे बहुत सारे, और उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको भी आपने कविता सुनाई, जरा उस प्रसंग के बारे में बताएं। हाँ, एक ऐसा अवसर आया जिसमें सभी जीवित प्रधानमंत्री थे और उसमें अटल जी भी बैठे हुए थे। अटल जी का बड़ा स्नेह प्रेम मेरे ऊपर रहता था और वो कटकनी कविताएं सुनने में आनंद लेते थे। तो ऐसे ही कहते थे, भाई कोई कटकनी कविता हो जाए, उनका शब्द है कटकनी कविता। तो मैंने जी एक छोटा सा टुकड़ा उसका सुना देता हूँ, काफ़ी लोगों का सुना हुआ होगा। एक नन्हा मेमना और उसकी माँ बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी संकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर। भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता। उधर शेर के कदम धरती नापें, इधर ये दोनों थर थर कांपें। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने। तो छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा। शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पे फिराया, बोला, हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, चिरायु भव, दीर्घायु भव, कर कलरव, हो उत्सव, साबुत रहें तेरे सब अवयव। आशीष देता ये पशु पुंगव शेर कि अब नहीं होगा कोई अंधेर। उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते, अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान बोली, बेटा ताज्जुब है, ये शेर भला किसी पर रहम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला, लगता है जंगल में चुनाव। लंबी कविता थी, इसमें तरह तरह के प्रसंगों के बाद ये आता था। तो कविता जो है कटकनी हो सकता है थोड़ी सी हो, लेकिन हमारे देश और समाज और काल को हमारे सामने लाती है। हंसने के बहुत तरह के प्रकार होते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। और जब आती है तो धुआंधार आती है, गाल गुलेल हो जाते हैं, सारे ब्रेक फेल हो जाते हैं। ये हंसी अपना शिकंजा कुछ इस तरह कसती है कि मुंह दांत भींच लो तो तौंद हंसती है। देखा है कभी किसी तौंद का हंसना? फैट्स के दरिया में जैसे कैट्स का उछलना। ये हंसी बहुआयामी है और यही तो व्यायामी है। अजगर अगर हंसना जानता होता तो उसका व्यायाम लेटे लेटे हो जाता। उसकी उम्र अगर 1000 साल है तो 1500 साल हो जाती। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये भी एक पौराणिक किंवदंतियों की श्रृंखला है कि उसकी उम्र 1000 होती है, उसकी इंसान से ज़्यादा उम्र नहीं होती। वो पड़ा रहता है, ये सही है। और वो अपने शिकार के लिए बहुत दौड़ता नहीं है, ये भी सही है। शिकार उसके पास जब आ रहा होता है तो लपक लेता है, उसका मेटाबॉलिज्म भी
बहुत धीमा है और वो लेटा रहता है, उसकी ऊर्जा खर्च नहीं होती है, ये तो बात सही कहते हैं। और ऊर्जा खर्च नहीं होगी तो कसरत करने की ज़रूरत क्या पड़ेगी, सिर्फ हंसने भर से आपका व्यायाम हो सकता है। हाँ। एक कवि का प्रभाव कितना ज़्यादा होता है सर, कि आपने एक बात कही उसका प्रभाव अभी तक है और उसकी चर्चाएं हो रही हैं। मेरे ऊपर पड़ेगा, मेरे ऊपर तो बस एक का ही प्रभाव है ज़िंदगी में, वो आज तक भुगत रहा हूँ। मेरे साथ भी हुआ, मैंने अटल जी को एक कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया तालकटोरा में। उनकी एक ही शर्त थी कि मैं भाषण दूंगा, कविता नहीं पढ़ूंगा। मैं कह भी नहीं रहा। अब वो भाषण दे करके बैठ गए। पूरी 3000 की जनता थी तालकटोरा में, कविता कविता कविता। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं मंच पर गया। मैंने देखो भाइयों दोस्तों, मैं वाजपेयी जी को ये कह कर लाया कि ये कविता नहीं सुनाएंगे, आप मेरी इज्जत रख लीजिए और इनसे कविता सुनाने के लिए नहीं कहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मैंने एक वाक्य और जोड़ दिया, मैं वैसे भी बता दूं, कवि चाहे प्रधानमंत्री भी हो जाए, बिगर पेमेंट के कविता नहीं पढ़ सकता। तब जा कर के उन्होंने कविताएं पढ़ी। तो सहज दिखना बड़ी बात होता है, सहज होना बहुत बड़ी बात होती है। गहरी बात। वाजपेयी जी एक सहज व्यक्ति थे। मेरा राजीव जी से भी परिचय था। उनके जन्मदिन पर बधाई देने गया तो उन्होंने कहा कि तुमने बहुत मोनोपोली बना रखी दिल्ली। मैं कल हैदराबाद गया था, 3-4 कवियों को सुना था। मैं उन्हें तुम्हारे कंपटीशन में दिल्ली ला रहा हूँ, मुझे तुम्हारी मोनोपोली तोड़नी है। मैं जी ले आओ, मैंने भी 3-4 प्रधानमंत्री देख रखे हैं। तो हास्य को जो एंजॉय करे वही हास्य करने का हक रखता, और कोई नहीं कर सकता, सीधी सी बात। आप तो सर कवि सम्मेलनों में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, देश और विदेश आना जाना आपका लगा रहता है। कभी आपकी पत्नी कहती नहीं कि मुझे घुमाने भी तो ले जाओ, जिन देशों में आप जाते हो मुझे भी तो ले जाओ साथ में? तू मेरी पत्नी पर बात करने के लिए आया है कि किस बात पर करने के लिए आया? मैंने तेरी पत्नी के बारे में पूछा कि वो क्यों दुखी रहती है? एक बार भी पूछा नहीं? पूछा। देखिए मेरी पत्नी, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये स्वयं उत्तराखंड के हैं, उत्तरांचल के हैं, इनकी पत्नी हिमाचल की हैं। और राजीव जिनको आप पहले जानते थे, ये दूसरे राजीव हैं जो आपको पहली बार मिले हैं। तेरा यही काम है कि हर एक की पत्नी के बारे में जानकारी रखे? मैंने तो कोई नहीं रखी आज तक किसी के बारे में। नहीं, मैं अपनी निबट जाए वही बहुत है। मेरा और पत्नी के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। सिस्टम बना लो, छोटी समस्याएं पत्नी हल करती है, बड़ी समस्या मैं हल करता हूँ। एक सिस्टम बना रखा है, जैसे उसे क्या ज्वेलरी बनवानी है, छोटी बात वही हल कर देगी। मेरा कौन सा दोस्त ठीक है कौन सा नहीं है वो बता देती है, ये वाला ठीक है ये वाला ख़राब है, तो उसको मान लेता हूँ। मुझे कितनी महीने की पॉकेट मनी मिलनी चाहिए मेरी कमाई में से ही, वो फाइनल कर देती, इतने में तेरा खर्चा चल जाएगा, वो मान लेता हूँ। कभी झगड़ा नहीं हुआ, बड़े मामले में वो नहीं दखल देती। जैसे भारत को परमाणु बम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, उसमें मेरी चलती है, वो चूँ भी नहीं कर सकती है। आप बस घर में यही काम कर लो, मजाल का एक दिन आपके घर में झगड़ा हो जाए। बजाइए ताली इस बात पर। अशोक सर, आपने उन विषयों पर भी लिखा है जिनको पढ़कर आदमी को आमतौर पर गुस्सा आता है, कि भ्रष्टाचारियों के बारे में आपने लिखा, लोकतंत्र की कमियों को आपने उजागर किया, लेकिन आपने उनको इस तरह से लिखा, इस तरह से प्रस्तुत किया कि आदमी को गुस्सा नहीं आता, हंसी आ जाती है। देखिए, हास्य का धर्म है कि अगर आप ऐसा लिखेंगे कि गुस्सा आ जाए सामने वाले को, तो आपका हास्य निरर्थक है। सामने वाले को जिस पर व्यंग्य किया जा रहा है वह भी वाह कहे, क्योंकि वो ये जानता है कि मेरे बारे में थोड़ी कह रहे हैं। हर व्यक्ति अपने आप को ऐसा मानता है कि मैं भ्रष्टाचार से ऊपर हूँ और मैं शिष्टाचार की ही श्रेणी में आता हूँ, लेकिन जो प्रकार है हम सबके अंदर भ्रष्टाचार है किसी न किसी प्रकार का। तो हम व्यंग्य करते हैं तो अपने ऊपर पहले करते हैं, सामने वाले पर बाद में करते हैं। यही हमारी रणनीति है, यही हमारी कार्यनीति है और यही हमारी अनीति है। अनीति भी है क्योंकि हम थोड़ा सा गलत काम करते हैं निंदा करते हुए, लेकिन
समाज, देश, विश्व, इस सब में युद्ध विरोध का स्वर जिसकी बात से इन्होंने कहा, मैं आपको एक अभी ताज़ा कुछ पंक्तियां मैंने कहीं पढ़ी हैं वो बताता हूँ। ये जो इजराइल और इस सब जगह हो रहा है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है कि अब मेरे दोस्तों से दोस्ती की गंध नहीं आती। वाह। अब मेरे दोस्तों से अब मेरे दोस्तों से दोस्ती की गंध नहीं आती, अस्पतालों की गंध आती है। वाह 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 वाह। और अब मेरे अस्पतालों से अस्पतालों की गंध नहीं आती, कब्रिस्तानों की गंध आती है। बहुत। और मेरे कब्रिस्तानों से कब्रिस्तानों की गंध नहीं आती, मेरी दोस्तों की गंध आती है। वाह 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 वाह। तो ऐसे स्थिति में हम जब पूरे वैश्विक जगत में इतने सारे बच्चों के मरने पर दुखी नहीं होते, संवेदनाएं नहीं आती, उन संवेदनाओं को अगर जगाने का काम करे तो वो कविता करती है, वो साहित्य करता है, हमारे अंदर के मनोभावों को लाता है हंसाते हंसाते, और अपने दर्दों को आपके अंदर धंसाते धंसाते। मैं आपसे विदा चाहता हूं क्योंकि वो टाइम बता रहा है कि हम ज़्यादा बोल नहीं सकते। नहीं अभी सर इतने आप उधर मत देखिए सर, मैं आपको बता दूंगा कि कब जाना है। लेकिन सर मेरा एक, हाँ, अभी हम राजनीति पर बात कर रहे थे, सहजता पर, राजनेताओं की सहजता पर बात कर रहे थे, और हम चूंकि आपने कहा कि बहुत गंभीर बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो जो राजनेता पहले के थे जिनको आपने देखा है, आपने तो भारत के पहले चुनाव से लेकर अभी तक आप निरंतर सारी चीज़ों को देख रहे हैं, क्या कुछ बदलाव दिख रहा है आपकी राजनीति में? बहुत फर्क है। पहले राजनीति में नीति थी, फिर कूटनीति आई, अब कुटिल नीति है। बहुत बड़ा फर्क है। पहले एक साथ मिलकर बैठते थे, पार्लियामेंट में बहस का दर्जा जो जिस तरह का होता था उससे मेरे विचार में आज तक जितना घटिया दर्जा वो भाषा का, शैली का जितना हुआ आज तक कभी भी नहीं हो पाया। पहले जो डिस्कशन होता था वो एक वैचारिक डिस्कशन होता था। मैं तो सब लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ। कोई कहता है मैं भाजपा से एमपी हूँ, भाजपा से एमपी नहीं हो, तुम इस इलाके के एमपी हो, तुम भारत के प्रधानमंत्री हो, किसी और के प्रधानमंत्री नहीं हो। आपस में बैठ कर के बात करो, देश की समस्याओं पर बात करो, देश के लिए लड़ो, देश में मत लड़ो। कम से कम मुल्क का ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की, लहू था हिंदू का अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा, बिखरे बिखरे हैं सभी आओ मिलजुल कर रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। बहुत बहुत सुंदर अंतिम शब्द सर आपके, आपको ये रचना सुना दे क्योंकि बहुत सारे लोग सुनना चाह रहे हैं। दरअसल जो प्रश्न आपने इनसे पूछा था उसी को मैं भी सोच रहा था कि मुझे लगता है कि हमारे इतने दशक बीत गए, हमने अमृत काल भी मनाया, पहले लगा कि सदाचरण का युग है और थोड़े दिन बाद पता लगा कि सदाचरण में से सद निकल गया, आचरण का युग रह गया। फिर थोड़े दशक के बाद, एक दो दशक के बाद आचरण में से आ निकल गया, चरण रह गया, बस चल रहे हैं राजनीति के लिए। फिर कुछ दशक में चरण में से च भी निकल गया तो रण रह गया, आपस का युद्ध रह गया। फिर रण में से र भी निकल गया, न रह गया, न माने नो, अब क्या हो, न माने जीरो। इस जीरो को कौन भरेगा? इस नए युग में आने वाले मेरे बच्चों का हीरो, वो इसको भरेगा, नया समाज भरेगा, नई पीढ़ियां भरेंगी और हम उनके लिए रास्ता प्रशस्त करेंगे। अपनी कविताओं से उनके जूतों पे पॉलिश करेंगे, उनके मस्तक का चुम्बन करेंगे, उनको चाहेंगे, और अगर हमारे पास कुछ राहें हैं तो उनके सामने रखेंगे कि जिस राह से जाओगे एक ही मंजिल मिलेगी, जो है हमारे देश प्रेम की, हमारे आपसी भाईचारे की और हमारे वसुधैव कुटुंबकम के मूल सूत्र की, जिससे कि हम कुछ होने वाले हैं। ऐसा तो लगता है कुछ कुछ होता है। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां हो जाएं अशोक चक्रधर जी के लिए और सुरेंद्र शर्मा जी के लिए। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया सर।